स्टूडेंट नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे ही रहना चाहिए। आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 10th का हिस्ट्री। और हिस्ट्री में जो है से आपका लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होने वाला है, जिसमें 6 आपका लघु उत्तरीय प्रश्न और 2 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिस प्रकार से पैटर्न में आपका बोर्ड में पूछा जाता है। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से 2025 के बोर्ड परीक्षा में बहुत ही क्वेश्चन मिलने की संभावना है प्यारे बच्चे। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन वाले घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई भी वीडियो लेकर आए तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चे। और पहला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे सामने है, और एकदम सरल और सटीक भाषा में उसका क्वेश्चन का आंसर देने वाले हैं इस वीडियो में। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, ये क्वेश्चन है आपका। और इसका आंसर एकदम सरल भाषा में है कि फ्रांस में जुलाई 1830 की क्रांति के पश्चात आयरन्स वंश की लुई फिलिप ने उदारवादियों, पत्रकारों तथा पेरिस की जनता के समर्थन से सत्ता प्राप्त किया। बता दें आप लोगों को कि 1830 ईस्वी में जुलाई की क्रांति हुआ था। उस समय चार्ल्स दसम शासक था। उसके समाप्ति के बाद आपका 1848 ईस्वी में फिर आयरलैंड वंश का लुई फिलिप आपका राजा बनता है फ्रांस का। पूरी तरह से राजा बनने के बाद लुई फिलिप ने मताधिकार मताधिकार को मध्यम वर्ग तक तो पहुंचा दिया, किंतु मध्यम वर्ग का मतलब होता है शिक्षित वर्ग के लोग, जिसमें वकील वगैरह सब शामिल होते हैं, किंतु साधारण जनता को इससे कोई लाभ नहीं मिला। इसके बाद लिखेंगे, उसी में है आपका, लुई फिलिप समाज के विभिन्न वर्ग, समाजवादियों, गणतांत्रिकवादियों, निरंकुशवादियों आदि सभी को संतुष्ट करने की कोशिश में किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सका। यद्यपि लुई फिलिप की नीतियां उदारवाद की ओर अग्रसर थी, किंतु वह स्वयं ऐसा नहीं था। उसने समाजवादियों के खिलाफ पूंजीपतियों का पक्ष लिया, समाजवादी के खिलाफ पूंजीपति का पक्ष लिया, और गणतंत्रवाद के प्रति उसकी प्रतिक्रियावादी नीति तथा दमनात्मक कार्यों ने 1848 ईस्वी की क्रांति को जन्म दिया। लुई फिलिप अपने प्रधानमंत्री गीजो को बनाया था। किसको? गीजो को। इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखते हैं तो आपका 2 नंबर आराम से मिलेगा। अगर जो दीर्घ में पूछेगा तो फिर इतना ही लिख देंगे, अगर जो तो आपका 4 नंबर आसानी से दे दिया जाएगा। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे कि चंपारण सत्याग्रह को संक्षिप्त विवरण दें। चंपारण सत्याग्रह के बारे में लिखना है। लिखेंगे, चंपारण के नील उत्पाद किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी, क्योंकि पश्चिमी चंपारण बिहार का एक जिला है जहां पर अंग्रेजों के द्वारा नील की खेती कराई जाती थी, जिससे किसानों की स्थिति जो था से अत्यंत दयनीय था। नीलहे के किसान गोरे जमींदारों के अत्याचार से त्रस्त थे। नीलहे मतलब नील की खेती करने वाले किसान जो थे, वह गोरे का मतलब होता है अंग्रेज। अंग्रेज के जमींदारों से क्या था? अत्याचार से बहुत ही ग्रस्त था। इन्हीं में से एक किसान, जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, ने किसानों की समस्या को गांधी जी को अवगत कराया, गांधी जी को सारे बात को बताया, और 1917 ईस्वी में गांधी जी ने वहां के किसानों के साथ मिलकर सत्याग्रह आंदोलन चलाया और किसानों को राहत पहुंचाई, जिसे इतिहास में चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस चंपारण सत्याग्रह के समाप्ति के बाद भारत के राष्ट्रगान लिखने वाले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि भी दिए थे। इस प्रकार से अगर जो लिखते हैं तो आपका 2 नंबर मिलेगा। दूसरा प्रश्न है हो गया आपका तीसरा प्रश्न, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। लिखेंगे कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य यह था कि औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार बनाए रखा जाए, क्योंकि इसी आधार पर विश्व शांति भी स्थापित की जा सकती है। बता दें कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 ईस्वी में किया गया था, और इस समय मौद्रिक नीति को लाया गया, और इसी समय 1944 ईस्वी में IMF का स्थापना किया गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। वीडियो को सभी लोग लाइक कर देंगे प्यारे बच्चे, और अपने दोस्तों में वीडियो को भी शेयर कर देंगे। और इसका PDF लेने के लिए कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं कि हमको PDF चाहिए, तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से जुड़ जाएं और वहां पर आपको बिल्कुल मुफ्त में इसका PDF मिल जाएगा। फोर्थ प्रश्न है आपका कि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। लिखेंगे, नए नए मशीनों के आविष्कार ने
उद्योग एवं उत्पादन में वृद्धि कर औद्योगिकरण की शुरुआत की। कारखानों में बृहद पैमाने पर बना माल हाथ से तैयार माल से सस्ता होता था। बड़े कारखानों के समक्ष कुटीर उद्योग प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाए। प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है कंपटीशन करना। वो कंपटीशन में कुटीर उद्योग नहीं टिक पाया बड़े बड़े मशीनों में, जो कल कारखानों में किसी वस्तु का उत्पादन होता था, जिसके लिए पतन के पतन के कगार पर पहुंच गए। कुटीर उद्योग जो था से पतन के कगार पर पहुंच गए। कुटीर उद्योग उद्योग इस प्रकार पतन होने को ही औद्योगिक और विऔद्योगिकरण कहलाता है। कुटीर उद्योग जिसके कारण पतन हो गया, मतलब खत्म होने की ओर चला गया, उसे विऔद्योगिकरण कहते हैं। और एक आता है आपका औद्योगिकरण किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि वस्तुओं का उत्पादन मानव श्रम के द्वारा न कर कर किसी बड़े बड़े मशीनों या कल कारखानों में किया जाता है उत्पादन, उसे औद्योगिकरण कहते हैं। इतना सटीक जवाब आपको नहीं मिलेगा प्यारे बच्चे कहीं। 5 प्रश्न है आपका 5 नंबर कि क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी। बता दें आप लोग कि रूसी क्रांति हुआ था, उस रूसी क्रांति से पहले रूस के किसानों की स्थिति कैसी थी, ये आपका क्वेश्चन पूछा है। आंसर लिखेंगे, क्रांति से पूर्व कृषकों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। वे अपने छोटे छोटे खेतों में पुराने ढंग से खेती किया करते थे। उनके पास पूंजी का अभाव था। वे करों के बोझ से दबे हुए थे। करों मतलब कर लेकर, लोन लेकर वो दबे हुए थे किसान। इसके बाद लिखेंगे कि समस्त कृषक जनसंख्या का 1/3 भाग भूमिहीन था। कहता है कि मान के चलिए कि 100% 100 किसान है आपका रूस में, जिनमें से आपका केवल 75 किसान जो है वह पूरी तरह से आपका क्या है, भूमिहीन, मतलब जिसके पास जमीन है ही नहीं। उनकी स्थिति अर्ध दासों जैसी थी। बता दें आप लोग, कृषक दास प्रथा एक लागू था जिसे 1861 ईस्वी में जार एलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा समाप्त किया गया था, लेकिन उसकी समाप्ति से कोई भी आपका अच्छा नहीं हो पाया। 6 नंबर प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन क्यों हुआ था। लिखेंगे आंसर, तुर्की के सुल्तान जो इस्लामिक संसार का खिलाफा हुआ करता था, खलीफा हुआ करता था, को प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के पराजय से सुल्तान की सत्ता से वंचित कर उसके ओटमन साम्राज्य को विघटित कर दिया गया। अतः भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के प्रति ब्रिटेन की नीति को बदलने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया। यह खिलाफत आंदोलन भारत में 1919 ईस्वी में हुआ था। कहीं पर आपको 1920 भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि लंबा चला था इसलिए 1920 तक जाता है ये। खिलाफत आंदोलन का नेता भारत में अली बंधु थे, शौकत अली और मोहम्मद अली, याद रखिएगा आप लोग। ये था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न, जैसे पैटर्न बोर्ड में पूछता है। इसके बाद दो आपका दीर्घ प्रश्न देखिए। पहला दीर्घ प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन के कारण एवं परिणाम बताइए। असहयोग आंदोलन, आंसर लिखेंगे, अगस्त 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के नेतृत्व में यह सहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे। 3 कारण कौन कौन थे, तो पहला कारण था आपका सहयोग आंदोलन होने का कि खिलाफत का मुद्दा प्रथम विश्व युद्ध में ओटमन साम्राज्य का शासक तुर्की का सुल्तान जो इस्लामिक संसार का खलीफा था, ब्रिटेन के हार हो चुका था। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन का हार हो चुका था। ओटमन साम्राज्य को विघटित कर तुर्की ने सुल्तान को सत्ता से वंचित कर दिया। इससे भारतीय मुसलमानों ने नाराजगी हुई और 1916 ईस्वी की लखनऊ समझौता ने मुसलमानों और हिंदुओं को एक कर रखा गया था। नवंबर 1919 ईस्वी में गांधी जी अखिली भारतीय खिलाफत आंदोलन के अध्यक्ष बनाए गए और गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के महान अवसर के रूप में देखा और इस मुद्दे पर आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की। दूसरा असहयोग आंदोलन होने का कारण क्या था, दूसरा कारण है आपका कि पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना। कहता है इसमें क्या कि रॉलेट एक्ट तथा 2 स्थानीय नेताओं जिनको नाम था सत्यपाल मलिक और किचलू, यानी सैफुद्दीन किचलू पूरा नाम है, उनको गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जालियांवाला बाग में एक सभा चल रही थी। जनरल ओ डायर ने सभा पर गोली चलवाकर लगभग 1000 लोगों की हत्या करवा दिया। इस घटना के बाद गोरी सरकार मतलब अंग्रेजी सरकार ने
पंजाब में मार्शल लॉ लगाकर आतंक मचा दिया, यानी आतंक फैला दिया। गांधी जी ने बर्बर पंजाब के बर्बर पदाधिकारियों को सजा दिलाने के लिए मांग करते हुए आंदोलन किया, और इस समय महात्मा गांधी ने अंग्रेजों के द्वारा दिया गया कैसर हिंद की उपाधि जो था वो अंग्रेज को वापस कर दिए। रविन्द्रनाथ टैगोर को सर की उपाधि मिला था, वो भी वापस कर दिए। असहयोग आंदोलन होने का तीसरा कारण है बच्चों आपका स्वराज प्राप्त करना। कहता है प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटिश सरकार ने भारत में क्रमशः एक जिम्मेवार सरकार की स्थापना की घोषणा की थी, किंतु युद्ध के बाद सरकार की नीतियां और कठोर हो गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद और नीति कठोर हो गया, अतः स्वराज प्राप्ति के लिए आंदोलन करने का निश्चय किया। गांधी जी ने निश्चय किया और उसी के साथ आपका असहयोग आंदोलन हुआ था अगस्त 1920 ईस्वी में। इसका परिणाम क्या हुआ से समझते हैं। असहयोग आंदोलन के परिणाम, कहता परिणाम क्या हुआ, उपयुक्त तीन प्रमुख उद्देश्यों को लेकर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। आंदोलन सफलतापूर्वक चल रहा था, किंतु 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा हिंसा कांड के कारण गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 ईस्वी को आंदोलन स्थगित कर दिया। बता दें आप लोगों को कि यह असहयोग आंदोलन बिल्कुल सही से चल रहा था, लेकिन उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में चौरी चौरा नामक स्थान पर जहां पर एक पुलिस स्टेशन था, वहां पर आंदोलनकारियों को रोका गया और जिसमें मुठभेड़ यानी झड़प हो गया, और इसके कारण आपका पूरी तरह से भारत के क्रांतिकारियों ने 22 पुलिस वालों को पूरी तरह से जला दिया, यानी पूरा थाना को ही जला दिया, हवाले कर दिया, जिसको इतिहास में चौरी चौरा कांड के नाम से जानते हैं। यह चौरा चौरी कांड 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। भारत में जातिगत एवं धार्मिक भावनाओं का उदय होने लगा। अब हिंदू मुस्लिम भावनाएं अलग अलग पनपने लगी। भारत में सांप्रदायिक पांव पसारने, सांप्रदायिक का मतलब होता है धर्म के आधार पर, यानी सांप्रदायिकतावाद क्या है, तो कहते हैं इसका डिफिनेशन इस प्रकार से कि यह एक ऐसी मनोभावना होती है जिसमें लोग अपने धर्म को दूसरे के धर्म से ऊंचा दिखाने का प्रयास करता है, उसे सांप्रदायिकतावाद कहते हैं। इसी में और है प्रभाव इसका क्या हुआ, तो कांग्रेस एवं अंग्रेज गांधी जी में संपूर्ण भारतीय जनता विश्वास जागृत हुआ और संपूर्ण संपूर्ण भारत एक साथ आंदोलन के लिए हो गया। इस प्रकार से अगर जो लिखते हैं आप तो पूरी तरह से आपका 4 नंबर कोई नहीं रोकने वाला है। अगला प्रश्न है आपका दीर्घ का, हिंद चीन में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन करें। आंसर लिखेंगे 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी शुरुआत से हिंद चीन में राष्ट्रवाद के लक्षण प्रकट हुए। फान बोई चावू ने द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम लिखकर हलचल पैदा कर दिया। यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम पुस्तक किसने लिखा, तो फान बोई चावू ने। 1905 ईस्वी में जापान द्वारा रूस को हराया जाना हिंद चीन के निवासियों की प्रेरणा बना। यानी बता दें आपको कि 1905 ईस्वी में रूस से लड़ाई हुआ था और चीन जापान के बीच, जिसमें आपका पूरी तरह से जापान हार गया था। इतिहास आपको गवाह है कि 1905 ईस्वी में खूनी रविवार की भी घटना रूस में घटा था। कहता है इसमें कि रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू जैसे फ्रांसीसी विचारधारकों को दर्शन से भी उन्होंने प्रेरणा मिली और सन्यात सेन के नेतृत्व में चीन में सत्ता परिवर्तन और बढ़ा दिया गया। इसके बाद लिखेंगे इसी में है कि हिंद चीन के कोचिन ही सीधे फ्रांसीसी प्रशासन में थे। बाकी 4 प्रांत तोकिन, अनाम, कंबोडिया और लाओस में पुरातन राजवंश ही कायम था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फ्रांसीसी शासन ने कोचिन के लिए एक प्रतिनिधि सभा का गठन किया और उसके सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था की। सैन्य प्रशासन में स्थानीय लोगों को भी स्थान दिया जाने लगा। राजघरानों ने भी अपना प्रशासन में सुधार का प्रयास किया। इसी बीच 1917 ईस्वी में हो चिन मिन नामक एक वियतनामी छात्र ने पेरिस में वियतनामी साम्यवादी का एक दल बनाया और पुनः हो चिन मिन साम्यवाद की शिक्षा ली। किसकी शिक्षा ली? साम्यवाद की शिक्षा ली और शिक्षा प्राप्त करने मास्को चला गया। वो साम्यवाद से प्रेरित होकर 1925 ईस्वी में वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन किया गया। उसने साथ ही कार्यकर्ताओं के सैनिक प्रशिक्षण भी व्यवस्था करा ली।
अतः 1930 ईस्वी में उसने औपचारिक रूप से वियतनाम साम्यवादी दल की स्थापना किया गया। इस प्रकार से और इसमें है कि 1930 ईस्वी की आर्थिक मंदी ने भी राष्ट्रवाद के विकास में योगदान किया। चावल एवं रबर के दाम गिर गए तथा बेरोजगारी बढ़ गई। ऐसे में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा था। यद्यपि फ्रांसीसी सरकार के दमन चक्र से आंदोलन दब सा गया, परंतु यह सोए हुए ज्वालामुखी के समान था। इस प्रकार से अगर जो आप लोग लिखते हैं तो आपको 4 नंबर मिलेगा। इतना आपका कंठस्थ एकदम याद होना चाहिए प्यारे बच्चे। ये था आपका 6 सब्जेक्टिव प्रश्न लघु और 2 आपका दीर्घ प्रश्न जिस प्रकार से आपका बोर्ड में पूछता है। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर हमसे आप पूछ सकते हैं। कोई भी सवाल उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे और इसके बाद अगले कौन वीडियो चाहिए आपको उस पर कमेंट करें, उसी पर आधारित वीडियो आपका बनाया जाएगा। मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।